अब तक क्या था कि वान ठाप गुणांक को हम लोग पढ़ रहे थे और वान ठाप गुणांक की क्यों जरूरत है इसको बता चुके हैं, ठीक है ना। वान ठाप गुणांक की जरूरत क्या है, मामला वही था कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को जो बायोतपघट्य होते हैं किसी विलायक में डालते हैं तो या तो डिसोसिएट हो जाता है या तो एसोसिएट हो जाता है, मतलब या तो संगुणित हो जाता है या तो वियोजित हो जाता है। संगुणित का मतलब दो का एक हो जाना या वियोजित का मतलब एक का दो हो जाना, ऐसे करके। इससे क्या होता था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि डिफर कर रही थी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं, जो विलेय की कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, ना कि विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। अणुसंख्य गुणधर्म को इससे मतलब ही नहीं है कि कौन है, बस उसको नंबर्स ऑफ पार्टिकल गिनना आता है कि कितने पार्टिकल्स मेरे विलायक में हैं। पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और पार्टिकल की संख्या घटेगी तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, घट जाती है। और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट कर रहा था। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के थे, एक डिसोसिएट होने वाला, दूसरा एसोसिएट होने वाला। तो डिसोसिएशन के केस में हम समझा चुके हैं। डिसोसिएशन के केस में दो केस बना था, है ना। कितना केस, दो केस। एक कौन सा था, ऐसा डिसोसिएशन जिसमें वो जो भी विलेय है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट वाला विलेय है, बायोतपघट्य वाला विलेय है, वो 100% क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। दूसरा केस ये था कि 100% डिसोसिएट ना हो पाए, कुछ घुल जाए तो कुछ रह जाए, तो इस चीज का एक नाम दिए थे, इसी को बोलते थे वियोजन की मात्रा। क्या बोलते थे, वियोजन की मात्रा। कितनी मात्रा वियोजित हुई है, मतलब जितना सैल्यूट लिया गया था, इलेक्ट्रोलाइट लिया गया था, उसमें से कितना विलय हुआ है, कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना वियोजित हुआ है। अब ये बात तो पता ही नहीं रहेगी, तो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि कितना वियोजित हुआ। तो इसके लिए, इस बात को समझाने के लिए हमने क्या बोला था, इसी चीज को बोलते थे हम लोग क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि किसी बायोतपघट्य के विलय में से कितना विलय मोल क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई भी विलय लेते हैं, कुछ उसमें डिसोसिएट हो जाएगा, कितना डिसोसिएट हुआ है, उसकी मात्रा क्या है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। इसको रिप्रेजेंट करते थे किससे, अल्फा से, ठीक है। इसको समझाने के लिए कल डिसोसिएशन वाले में हमने माना था कि मान लीजिए विलय हमने 1 मोल लिया, 1 मोल, और 1 मोल का क्या हो जाता था, मान लीजिए 1 मोल में से कुछ निकल गया, कुछ वियोजित हो गया, तो 1 मोल से मान लीजिए अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा उसमें से निकाल लेते थे, तो कितना बच जाता था, 1 माइनस अल्फा। उससे संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, हम होमवर्क भी सवाल दिए थे ना, उस बात को समझाने के लिए या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 4 सवाल दिए थे, एक बता दिया था, 3 लगा कर आए हो तुम लोग। चलो ठीक, अभी चेक कर लेंगे लास्ट में। अब सुनो, अब मामला आता है एसोसिएशन का। घबरा नहीं, हम तुम्हारा चेक नहीं करेंगे, हम जानते हैं, आराम से। पहले एसोसिएशन, अब केस कौन सा स्टार्ट होगा, अब कौन सा केस स्टार्ट होगा, एसोसिएशन का, ठीक है ना। डिसोसिएशन केस में दो केस, 100% डिसोसिएशन और पार्शियल डिसोसिएशन। वैसे एसोसिएशन के केस में दो केस बनेगा, एक 100% एसोसिएशन और फिर दूसरा क्या बनेगा, पार्शियल एसोसिएशन। पार्शियल एसोसिएशन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे इसमें पार्शियल डिसोसिएशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैसे पार्शियल एसोसिएशन को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो पहले हम लोग एसोसिएशन पर बात करते हैं, अब केस लेते हैं हम लोग एसोसिएशन का। अच्छा, एसोसिएशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, संगुणन। इसका मतलब क्या होता है कि विलायक में विलेय की कणों की संख्या बताओ। अच्छा, संगुणन में क्या होगा जरा बताना तुम लोग, संगुणन में बताना कि विलायक में जब विलेय को डालेंगे और विलेय की टेंडेंसी ऐसी है कि वो संगुणन की प्रवृत्ति दर्शाता है, एसोसिएशन की टेंडेंसी दिखाता है, तो इसमें क्या होगा, विलेय की कणों की संख्या बढ़ेगी आखिर विलेय की कणों की संख्या घटेगी, विलेय की कणों की संख्या घटेगी। अब इससे एग्जांपल लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे, ठीक है, एसोसिएशन एग्जाम्पल के तौर पर। इसमें कितने केस होंगे, दो केस। तो इसमें केस पहला बना लेते हैं, कौन सा, जब 100% क्या हो, एसोसिएशन हो, 100% एसोसिएशन हो। और आपको पता है कि जब 100% एसोसिएशन होता है तो अल्फा का मान कितना होता है, 1, बताए थे ना। जब 100% एसोसिएशन होता है तो अल्फा का मान 1 होता है। कोई बात नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं। अब सुनिए, एग्जाम्पल लेते हैं।
इसी पहला एग्जांपल है एसिटिक अम्ल का, CH3COOH एसिटिक अम्ल है, ठीक है। इसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं, आईपीएसी नाम, और कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। जब इसको मान लीजिए, जब इसको हम वाटर में डालते हैं, सॉरी वाटर में नहीं डालते हैं, हम सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं बच्चों इसमें बेंजीन। क्या लेते हैं, बेंजीन। जब बेंजीन के सॉल्वेंट में जब इस एसिटिक एसिड को डालते हैं, एसिटिक एसिड को मैं एग्जांपल बता रहा हूं जो एसोसिएशन का केस हो जिसमें है, तो एसिटिक एसिड को बेंजीन के सॉल्वेंट में जब इसको डालते हैं तो ये अपना डाइमर बनाता है। क्या बनाता है, डाइमर। जैसे मैं समझाने के लिए मान लो कि मैं इसका 2 मोल लिया हूं, कितना मोल, 2 मोल। तो जब इस सॉल्वेंट में जाता है ना, तो ये 2 मोल का 2 मोल लिए हैं, परंतु कितना मोल बन जाएगा, 1 मोल। सब आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, डाइमर बनाएंगे। कैसे कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से समझना। जैसे मान ली CH3COOH है ना, तो ऐसे समझो, CH3C डबल बॉन्ड O, यही होता है ना, अब इधर से क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल से या एक मोल कैसा हो गया। दूसरा जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा हो जाएगा ऐसे करके O, इधर हो जाएगा EH, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3। क्लियर हो गया, देखिए बिल्कुल सही है ना। CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 देखिए CH3COOH, CH3COOH हो गया, देखिए COOH, अरे फार्मूला सही है, CH3COOH। क्लियर। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो होता क्या है बच्चों, यहां पर होता क्या है कि जब ये सॉल्वेंट में जाता है, जब वो विलायक में जाता है, तो ये आप बना लेते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी क्या, कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये पहले पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। हाइड्रोजन ये हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इसके बीच में, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर भी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक नई फोर्स आ गई है, और इस फोर्स की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, या दोनों मोल के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, जुड़ गए, और क्या बना लिए, एक बना लिए। 2 का कितना हो गया, 1 हो गया, ऐसा होता है। कालीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, सीपी की क्या टेंडेंसी है, अणुसंघ के गुणधर्म की क्या टेंडेंसी है, उसको इससे मतलब ही नहीं है कि कौन, मतलब विलायक में कौन है विलायक में, से मतलब ही नहीं है। बस उसे गिनना आएगा कि कितना है, बस गिनना आएगा कितना है, उससे मतलब ही नहीं कि कौन है, इससे मतलब ही नहीं है। तो ये देख रहा है, देखो हम तो डाले 2, तो जब हम सवाल लगाएंगे, जब कैलकुलेट करेंगे, तो हम तो 2 के हिसाब से लगाएंगे, 2 के हिसाब से लगाएंगे, 2 के हिसाब से लगाएंगे तो कुछ ना कुछ उसकी, उस सीपी का कुछ ना कुछ मान आएगा। कैलकुलेट करके लगाएंगे तो सीपी का मान कुछ तो होगा, तो कैलकुलेटेड सीपी यहां पर कुछ निकालेंगे। परंतु हकीकत ये था, जब एक्सपेरिमेंट में जब देखेंगे, तो एक्सपेरिमेंट में जाएंगे तो हम 2 मोल पर काम किए थे, परंतु एक्सपेरिमेंट के अनुसार देखेंगे तो वो काम किस हिसाब से करेगा, 1 मोल के हिसाब से, क्योंकि 2 मोल का कितना बन गया, 1 मोल। और सीपी की टेंडेंसी ये होती है, उसे इसे मतलब नहीं कि कौन है, बस उसको गिनना आता है कि कितना है। हम डाले 2, अंदर जाकर हो गया 1, तो हकीकत तो यहां से होगा ना, 1 के हिसाब से होगा। इसीलिए हमारी कैलकुलेटेड सीपी ऑब्जर्व सीपी के बराबर नहीं आता है, क्योंकि 2 का कितना हो गया, 1। घटेगा कि बढ़ रहा है, घट रहा है। विलेय की मोलों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। अब यहां पर बच्चों 2 मोल लिए थे, कितना हो गया सर, 1 मोल हो गया, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ये डाइमर बन गया, ये क्या हो गया, डाइमर, इसको बोलते हैं डाइमर। इसको हिंदी में द्वितीय ऐसे बोलते हैं, हिंदी में इसको द्वितीय टाइप का बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको डाइमर बोलते हैं। डाइमर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन बोल सकते हैं, डाइमराइजेशन, डाइमर बना रहा है, ठीक है। 2 मोल का क्या हो गया, 1 मोल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये डाइमर भी बन सकता है, ट्राइमर भी बन सकता है, टेट्रामर भी बन सकता है, पेंटामर भी बन सकता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। लेकिन आप में यही एग्जांपल बस देता है, कौन सा, डाइमर वाला। तो आपको डाइमर वाला देखना है। किसका, डाइमर का मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ करके 1 मॉलिक्यूल्स बना लिए। डाई में, डाई का मतलब क्या होता है सर, 2 होता है, तो इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन, 2 अणुओं का जुड़ना एक साथ, डाइमराइजेशन का होना मतलब डाइमर बनाना। बात समझ पा रहे हैं। 2 से अधिक कितना बताओ, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइमर हो गया, और बोल 4 जुड़ेंगे तो टेट्रामर हो गया, मतलब 4 अणु एक साथ जुड़ जाएंगे। 5 जुड़ेगा तो पेंटामर। बात समझ पा रहे हो तुम लोग, ऐसे ही करके। परंतु हमको पढ़ना कौन सा है, डाइमर वाला। तो ऐसा होता है,
इस कंडीशन में प्यारे बच्चों अगर आई का मान निकालेंगे तो एक बात बताना, मान लो इस समय मान लीजिए कि शुरुआत में अगर इसमें आई का मान निकालें तो मान लीजिए इनिशियल में शुरुआत में सर हम लिए थे 2 मोल, यहाँ पर शुरुआत जब डाले नहीं तो कितना होगा 0 0 होगा, परंतु जब हम लोग मानकर चलें कि एसोसिएशन कैसा है 100% है, 100% एसोसिएशन है, जितने भी हैं सब जुड़ेंगे इस तरह का 100% एसोसिएशन, 100% एसोसिएशन मतलब जितना जुड़ना था जुड़ चुका था, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो उस समय अब ये 2 मोल था, पहले शुरुआत में 0 0 रहा होगा, कुछ समय के बाद देखेंगे तो 2 मोल का कितना बन जाएगा 1 मोल बन जाएगा। बोल सही है, 2 मोल का कितना बन रहा है 1 मोल। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग आई का मान निकालेंगे तो इस कंडीशन में आई का मान क्या होगा बताओ तो। देखिए पहले देखिए नहीं 1/2, क्योंकि हम ऊपर रखते हैं क्या एसोसिएशन। देखो क्या फार्मूला क्या था आई का कि संगुणन या वियोजन के बाद विलय के मोलों की संख्या या विलय के कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पहले विलय की मोलों की संख्या। तो बाद में कितना था, बाद में कितना हो गया 1, अब पहले कितना था 2, तो इसका मान कितना आ गया 1/2। आई का मान कितना 1/2। क्या बात को समझ पा रहे हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं इसको, बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं। बेंजीन में से हाइड्रोजन निकाल करके कार्बोक्सिलिक एसिड को लगना। इसको भी जब हम मान लीजिए सॉल्वेंट वही है, देखिए सॉल्वेंट के रूप में बेंजीन ही लेंगे, ठीक है। जब इसको डालते हैं तो ये भी क्या बनाता है डाइमर बनाता है, ठीक है ना। अभी क्या होगा बिल्कुल वही कहानी, इसका 2 मोल ले लेते हैं, कितना मोल 2 मोल ले लेते हैं, इसका हमने लिया 2 मोल, ठीक है। और जब इसको इसमें डाले बेंजीन में तो इनका डाइमराइजेशन हो जाता है, हो जाएगा यहाँ से C6, देखिए C6H5C यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड OH, फिर इधर हो जाएगा C O हो जाएगा H, C डबल बॉन्ड O, क्लियर। हो गया C6H5, इनके बीच में क्या बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन बात कर रहा है, क्या कोई दिक्कत है, डिस्कस करना हो तो पूछ लो, कोई समस्या नहीं है। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या बना लिया अपना डाइमर बना लिया, ठीक है ना, डाइमराइजेशन बना लिया। अब इस स्थिति में फिर निकालेंगे आई का मान, तो शुरुआत में 2 मोल था, जब डाले नहीं होंगे तो 0 0 होगा, 0 मोल होगा ना, इसका कितना होगा 0 मोल। जब कुछ समय के बाद जब डाल दिए पूरा एसोसिएशन 100% एसोसिएशन हो गया तो फिर क्या होगा, अब 2 मोल का कितना बन जाएगा, यहाँ 1 मोल बन रहा है, 2 मोल का 1 मोल हो जा रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में आई का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, देखिए इसको बोलते हैं। और देखिए ये एग्जांपल दिया है, परंतु फिर भी अब अगर टाइमर का करना चाहते हैं, टाइमर का करना चाहते हैं तो मान लीजिए वही केस होगा, कोई एग्जांपल मेरे पास तो है नहीं, तो वैसे ही मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का है, ए नाम का है, और मान लीजिए इसका कितना मोल लिए हैं 3 मोल लिए हैं, मान लीजिए कितना मोल लिए हैं 3 मोल, किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, मान लीजिए सॉल्वेंट उसके अकॉर्डिंग होगा, मुझे एग्जांपल नहीं याद है लेकिन फिर भी समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है 3 मोल लिया गया, कितना मोल 3 मोल, किसी सॉल्वेंट में डालने के बाद ये क्या बना लिया टाइमर बना लिया। क्या बना लिया टाइमर का मतलब 3 अणु साथ में जुड़ गए, लीजिए तीनों अणु साथ में जुड़ गए, तो ये क्या बना लिया ट्राइमर। इस केस में बच्चों अगर आई का मान निकालेंगे तो क्या होगा, हम कितना मोल शुरुआत में लिए थे 3 मोल, हो गया कितना 1 मोल, 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो इस कंडीशन में आई का मान निकालेंगे तो कितना होगा 1/3। क्या बात को समझ पा रहे हो। अच्छा टेट्रामर हो जाएगा, मान ली कोई मॉलिक्यूल्स है, कितना मोल लिए हैं 4 मोल, किसी सॉल्वेंट में डालने के बाद, किसी सॉल्वेंट में डालने के बाद ये कितना हो गया बताइए, ये X4 हो गया, मतलब सभी जुड़ गए आपस में, जुड़ गए। तो पहले लिए थे बच्चों हम लोग 4 मोल, अब कितना हो गया 1 मोल, 4 मोल का 1 मोल बन रहा है, तो इसका मतलब आई का मान कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी कंडीशंस में जो आई की वैल्यू है, जो आई की वैल्यू है हमेशा 1 से क्या आ रही है छोटी, सही है ना, आई की वैल्यू 1 से हमेशा क्या आ रही है छोटी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जब 100% डिसोसिएशन का केस होता है, जब 100% डिसोसिएशन का केस होता है तो आई का मान 1 से क्या होता है ज्यादा होता है,
अच्छा 100% एसोसिएशन का केस होता है, आई का मान एक से क्या होता है, छोटा होता है, और उसमें क्या होता है, बड़ा होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100% मतलब डिसोसिएशन के केस में जरा बताना, कैलकुलेटेड सीपी बड़ा होता है कि ऑब्जर्व सीपी बड़ा होता है? हाँ, मतलब जो एक्सपेरिमेंट से करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी, क्योंकि सॉल्वेंट में डालने के बाद विलेय की संख्या क्या जाती है, बढ़ जाती है। इसके वजह से वो हकीकत वाला मामला ये था कि वो ज्यादा मतलब दिखाता है और रियलिटी में ज्यादा होता है, और जो हम लोग करते हैं वो कम हो जाता है। परंतु इसमें क्या होगा बताओ, अगर मैं उसी का जैसे उल्टा होना चाहिए, या वैसे भी देखो, मान लीजिए अगर मैं कहूं कि ऑब्जर्व जो सीपी है, अब कैलकुलेटेड जो सीपी है, कैलकुलेटेड जो सीपी है, इनमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इस बार कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? ऑब्जर्व सीपी बड़ा होगा कि कैलकुलेटेड सीपी बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। ये कैसे बड़ा होगा? ऑब्जर्व का मतलब एक्सपेरिमेंट से बाबू, ऑब्जर्व का मतलब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बड़ी होगी या कि कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी? सोचो, अरे एक्सपेरिमेंट हमेशा सच्चाई बताता है, और जो कैलकुलेटेड होगा ये गलत भी बताता है। तो हम जो लिए थे 3 मोल लिए थे, चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, हमने लिया था 2 मोल, तो हम कैलकुलेट करेंगे किस पर, 2 मोल पर, और रियलिटी किस मोल पर काम करेगी, 1 मोल पर। तो ये एक्सपेरिमेंट से होगा। तो 1 मोल से अगर देखेंगे तो बताओ कि हकीकत में मोलों की संख्या उसमें क्या है, विलेय की मोलों की संख्या क्या है, कम है, विलेय की पार्टिकल्स की संख्या क्या है, कम है। तो इसके अकॉर्डिंग वो सीपी का मान बताएगा ना, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई। तो ये कम बताएगा और ये क्या बताएगा, ज्यादा बताएगा। ये जो निकालेंगे वो कैलकुलेट करके निकालेंगे, और जो हकीकत आएगा वो कहां से आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा। अब बताओ कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बड़ी है कि कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी? कैलकुलेटेड बड़ी होगी। हम किए थे इतने पर, हकीकत था उससे कम, हम ज्यादा मोल पर किए थे और हकीकत में किस पर, कम मोल पर काम हुआ था। तो इस स्थिति में कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आएगी और ऑब्जर्व वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। क्या बात को समझ पा रहे हो? तो अभी तो ये केस था कि 100% एसोसिएशन का केस है। अब इसमें देखेंगे अगर पार्शियल रूप से एसोसिएशन हो रहा है तब क्या होगा, ठीक है ना? इसको नोट करिए फटाक से। कंप्लीट हो गया सबका? चलिए, ओए शांत रहो। अब चलते हैं केस नंबर 2 पर, जब 100% एसोसिएशन ना हो, इसमें से पार्शियल रूप से हो। ठीक है, आते हैं अब केस नंबर 2 पर बात करते हैं। केस नंबर 2, अब सुनो, केस नंबर 2 क्या होगा तू ये बता, केस नंबर 2 क्या होगा, क्या पढ़ने वाला केस नंबर 2 में, क्या पढ़ेंगे अब बताओ? हाँ, पार्शियल एसोसिएशन। अच्छा, पार्शियल एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सही है ना? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं संगुणन की मात्रा बोल सकते हैं, संगुणन की मात्रा। ठीक है, और इसको हम इसका सिंबल क्या दिए हैं, अल्फा। क्या दिए हैं, इसका सिंबल अल्फा दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब वही है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है कि बिलियन में विलेय में से अल्फा मोल विलेय में से अल्फा मोल विलेय क्या हुआ है, संगुणित हुआ। पूरा 100% एसोसिएट नहीं हुआ, सभी नहीं जुड़े हैं, सभी डाइमर या टाइमर या टेटामर सभी नहीं बनाए हैं, कुछ बनाए तो कुछ नहीं बनाए हैं। इसको बोलते हैं क्या कि मान लीजिए बिलियन में से अल्फा मोल विलेय क्या हुए, संगुणित हुए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, डिग्री ऑफ एसोसिएशन में या पार्शियल एसोसिएशन में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्पल मान लीजिए वही लेते हैं। पहला एग्जाम्पल था आपका CH3COOH। जब हम बेंजीन में डालते हैं, बेंजीन सॉल्वेंट ग्रुप में लेते हैं, तो ये डाइमर अपना बनाता था कैसे, CH3C डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ से हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड O, फिर क्या हो गया EH। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते थे, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया क्या, CH3C डबल OH। क्लियर हो गया?
अब सुनिए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अपना डाइमर बनाए, ये बन गया डाइमर। तो हम लोग देख रहे थे कि ये 2 मोल से कितना मोल हो रहा है, 1 मोल, ठीक है ना। 2 मोल, इसका अगर हम 2 मोल लेते हैं तो इसका कितना बन जाता है सर, 1 मोल बन जाता है, ठीक है, डाइमराइजेशन हो गया। अगर मान लो सर 100% अगर ना हो, कुछ एसोसिएट हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं, कुछ मान लीजिए डाइमर बना है, कुछ डाइमर नहीं बना है, उस केस में क्या होगा, तो मान लीजिए हम समझाने के लिए मान लेते हैं कि सपोज दैट अगर 2 मोल का अगर मान लीजिए 1 मोल हो रहा है, तो शुरुआत में मान लीजिए अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं और जब इसको डाले नहीं है तो कितना मोल होगा, 0 मोल। फिर हमने क्या किया, इस 1 मोल को हमने सॉल्वेंट में डाला, बेंजीन में डाला और क्या बनाया, डाइमर बनाया। लेकिन सभी नहीं डाइमर बनाए हैं, सभी एसोसिएट नहीं हुए, कुछ बनाए, कुछ एसोसिएट हुए और कुछ एसोसिएट नहीं हुए। तो मान लीजिए 1 मोल में से अल्फा एसोसिएट हो गए, अल्फा डाइमर बनाए और अल्फा बनाए, अब बाकी बच गए, तो बचा हुआ कितना होगा, 1 माइनस अल्फा। तो एक बात बताना, कितना डाइमराइजेशन कितने मोल का हुआ होगा जरा बताओ। अगर पहले 2 मोल 2 से अगर 1 होता है तो कितना एसोसिएट हुआ है, अगर 2 मोल अगर एसोसिएट होते हैं तो कितना डाइमर बनाते हैं, 1 मोल डाइमर बनाते हैं। 2 मोल का 1 मोल, तो बताओ अल्फा एसोसिएट हुआ होगा तो कितना डाइमर बनेगा, अल्फा बाई 2। 2 का 1 सीधे आधा हो रहा है सर, 2 का कितना हो रहा है, 1, तो 2 का आधा हो रहा है। तो इसका मतलब अल्फा एसोसिएट हुआ है, अल्फा क्या हुआ है, संगुणित हुआ है, तो अल्फा का यहां पर कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। क्या बात समझ पा रहे हैं, ध्यान समझना, बहुत दिक्कत होती है। 2 से अगर 1 हो रहा है तो हम देखो, हम इस पर काम चल रहे हैं ना, मैं बिलियन में से अल्फा मोल, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए बिलियन में बिले के 1 मोल से, मान लीजिए बिले के 1 मोल में से अल्फा मोल क्या हुआ है, अल्फा मोल बिले क्या हुआ है, संगुणित हुआ है। हम मान लेते हैं बिले कितना है, 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल क्या है, बिले है, तो हमने माना 1 मोल क्या है, बिले है। इसमें से अल्फा एसोसिएट हुआ है, संगुणित हुआ है, तो कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। तो अगर मान लीजिए अगर 2 मोल से अगर 1 मोल डाइमर बनाता था, तो बताइए 1 मोल से कितना बनाएगा, आधा फिर बनाएगा, तो आधा 1 का कितना हो जाएगा, 1/2 आधा। परंतु ये 100% है नहीं, तो अल्फा अगर एसोसिएट हुआ है, तो अगर 2 से 1 बन रहा है तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई 2। अगर 2, देखिए 2 का आधा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो हम अल्फा का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके। तो 2 से 1 बन रहा है तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई 2। अब इस स्थिति में आई का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, अब कौन कौन बचा होगा, यहां पर होगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, प्लस क्या होगा, अल्फा बाई 2, अब बटे कितना होगा, बटे 1। तो यहां से निकालेंगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा, जरा देखो, अल्फा बाई 2, तो अल्फा का मान ज्यादा है, अल्फा बाई तो आधा है, तो इसमें से निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। आई का मान कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा बाई 2। अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो हमने बताया था कि जब 100% एसोसिएशन होता है, अगर 100% एसोसिएशन होता है, 100% एसोसिएशन के केस में अल्फा का मान कितना होता है, 1। चेक कर लीजिए, अगर 1 रखेंगे तो आई बराबर 1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, 2, 1 में से आधा निकालेंगे कितना बचेगा, आधा ही ना बचेगा, तो आई बराबर कितना हो गया, 1/2। तो याद तो करिए, जब 100% एसोसिएशन था तो CH3COOS में आई का मान कितना आता था, 1/2, बिल्कुल सही है, ऐसे कर गया। चलिए दूसरे एग्जांपल से भी समझ लीजिए, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कौन सा लिए थे, C6H5COOH का मान लीजिए 2 मोल लेते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्वेंट के रूप में कौन है, बेंजीन है, और क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा, C6H5। चलिए जगह नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस, अच्छा ट्वाइस बना ले, मतलब डाइमर बना लिया। तो अगर 2 से 1 बना रहा है, मान लीजिए हमने CH3COOH कितना लिया, 1 मोल लिया, कितना मोल लिया, इसको 1 मोल लिया, तो 1 मोल लिया, मैं डाला नहीं तो भी कितना हो गया, 0 यहां पर होगा। डालने के बाद मान लीजिए जितना इसको एसोसिएट होना था हो चुका है, अब इक्विलिब्रियम की स्थिति आ गई, साम्य अवस्था में आ चुका है, जितना अब एसोसिएट होना था और जितना डाइमर बनाना था डाइमर बना चुका है। अब उसको चेक करना चाहते हैं इसमें से कितना एसोसिएट हुआ है, मान लीजिए अल्फा, हमने मानकर चल रहा है ना यहाँ पर, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या माने हैं, अल्फा माने हैं कि 1 मोल विलेय में से अल्फा क्या हुआ है, संगुणित हुआ है, मतलब वो डाइमर टाइमर जो बनाना है बनाया है। तो कितना बचा, तो 1 में से अल्फा एसोसिएट हो गया तो कितना बचा होगा, 1 माइनस अल्फा। अगर 2 से 1 बन रहा है, देखिए 2 से कितना मोल, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, बताओ अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई
2 बनेगा। तो इस केस में आई का मान बच्चों निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई क्या हो जाएगा 2 अब बटे कितना 1, तो आई बराबर 1 माइनस अल्फा बाई 2। बात वही है, समझ में आया क्या? ऐसे करके अब ऐसी इसी तरह से किसी का भी बना सकते हैं। मान लीजिए ट्राइमर को बनाइए, टेट्रामर का, ट्राइमर का देख लीजिए तीसरा एग्जांपल। तो मान लीजिए ट्राइमर में क्या लिए थे, मान लीजिए कि क्या है आपका ये थे 3 मोल लिया गया ए, ठीक है, कोई सॉल्वेंट किसी सॉल्वेंट पे हमने डाला, इसे किसी सॉल्वेंट पे हमने डाला और ये क्या बना लिया सर, ट्राइमर बना लिया। ट्राइमर का मतलब कि 3 मोल आपस में जुड़ गए, 3 अणु आपस में जुड़ गए तो ट्राइमर बन गया। शुरुआत में मान लीजिए इसका कितना मोल लिए हैं 3 मोल, तो 3 मोल से कितना बन रहा है 1 मोल। अब हम मान कर चलें कि कितना मोल हमने लिया इसको 1 मोल। अगर मान लीजिए हम 1 मोल लिए हैं, अगर 3 से 1 बन रहा है और मान लीजिए 1 मोल में से अल्फा एसोसिएट हो गया तो कितना बचा 1 माइनस अल्फा। तो अगर 3 से 1 बन रहा है, अगर 3 मोल से अगर 1 मोल बन रहा है तो बताइए अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई 3 बनेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, निकालेंगे आई का मान हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 1। अब इसका मान निकालेंगे तो आई बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए कितना होगा, हाँ यहां से मल्टीप्लाई करिए तो ऐसे लिखो अल्फा बाई 3, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस क्या हो जाएगा 1। तो आई का मान निकालेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, क्या दिक्कत है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा माइनस 3 अल्फा बटे क्या हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 1। तो आई का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 अल्फा में से देखिए 3 अल्फा में से 1 अल्फा निकालेंगे कितना बचेगा -2 अल्फा, तो हो जाएगा -2 अल्फा बटे कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो गया 1, मतलब आई बराबर कितना आ गया वो 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। ये किसका मान हो गया आई का। तो ऐसे अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फा का मान कितना रख दें हम 1, अगर मान लिया 100%, यहां पर भी चेक कर सकते हैं, अगर 100% अगर एसोसिएशन होता है तो अल्फा का मान कितना होता है 1, अल्फा का मान 1 रखेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3। देखो ध्यान से समझो, अगर 100% अगर ये एसोसिएशन होता तो अल्फा का मान कितना होता है 1 100% में, तो अल्फा का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, 2 बटे 3 हो गया, तो 3 1 कम 3, और 3 में से 2 निकालेंगे कितना होगा 1, तो 1 बटे कितना आएगा 3, और टाइमर में कितना आता था 1 बटे 3। सो सिंपल। ऐसे टेट्रामर भी निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या ये कहानी? नहीं, आपके सिलेबस में बस डाइमर वाला आएगा, है ना, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। आपके केस में बस 2 ही एग्जांपल दिया, तो भी किसका एसिटिक एसिड का, दूसरा बेंजोइक एसिड का, वो भी पेपर में तो बहुत, हाँ वो नहीं, उससे अधिक नहीं पूछेगा, डाइमर ट्राइमर बहुत है। ठीक है, अब ये बोलो समझ में आ कि नहीं है? अब एक जनरल केस बना लेते हैं, मान लीजिए एक जनरल केस बना लेते हैं। अब इसी तरह चौथे वाले का हो जाएगा, टेट्रामर का निकालना चाहते हैं तो वहां पर कितना हो जाएगा, टेट्रामर के अनुसार हो जाएगा। अब मान लीजिए अब इसमें केस नंबर 2 है ना, इसमें एक जनरल केस बनाते हैं। जनरल केस, जनरल केस का मतलब क्या हुआ, वही रिलेशन बिटवीन क्या आई एंड अल्फा, किसके केस में, एसोसिएशन के केस में। ठीक है, मान लीजिए हम सपोज मान लीजिए हमने कोई एक मॉलिक्यूल से ए, कितना आया n मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कितना है मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स, हमने किसी इसको सॉल्वेंट में डाला, कोई सॉल्वेंट हो सकता है, कोई सॉल्वेंट से, और ये क्या किया, जितने भी ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल से सब जुड़ करके क्या बना लिए, सब जुड़ कर करके ये जो भी बनाना, मान लीजिए अब यहाँ पर कोई नाम नहीं है, अगर 2 होता तो डाइमर हो जाता, 3 होता तो ट्राइमर, 4 होता तो टेट्रामर, 5 होता तो पेंटामर। अब कोई केस ही नहीं है। मान लीजिए एनो कि ए का कितना मोल लिया गया है, n मोल है ना, मान लीजिए n मोल का मतलब पता ही नहीं, मैं जनरल केस बना रहा हूं, कुछ भी, अब n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल, कुछ भी हो सकता है, हमने n मोल लिया, और ये सब मैं मान कर चला हूं कि सब आपस में क्या हो गए, जुड़ गए आपस में से। ये सब क्या अब ये हो सकता है डाइमर बनाए, टाइमर बनाए, पता नहीं क्या बना रहे हैं, ये तो पता नहीं जनरल केस में। मान लीजिए आपस में सब जुड़ गए, सब आपस में जुड़ गए, कैसे ये बना रहे, मान लीजिए शुरुआत में हमने इसका कितना मोल लिया 1 मोल, जब डाले ही नहीं उसमें तो 0 मोल रहा होगा। 1 मोल में से हम केस कौन सा लिए हैं, पार्शियल एसोसिएशन का। 1 मोल में से कितना, 1 मोल विलय में से कितना एसोसिएट हो गया, अल्फा मोल, तो 1 लिए थे तो 1 में से अल्फा एसोसिएट हो गया, तो कितना बचा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब बताओ यहां पर कितना होगा, जरा बताओ, पहले क्या था, जरा देखना कि पहले क्या था, जरा ध्यान से समझना। 2 मोल लेते थे और अल्फा अगर एसोसिएट हुआ है तो 2 का कितना करते थे, 2 का, इस 2 है, 2 का 1 बन रहा है,
जो ये चीज थी वो नीचे जा रही है, देखो ये जो कहाँ जा रही है, नीचे, और अल्फा क्या जा रहा है, ऊपर। इसमें भी देखो वही कहानी है। दूसरा एग्जांपल कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, जो 2 है, दो कहाँ गया, नीचे चला गया, ठीक है, 2 कहाँ चला गया, नीचे, और जितना एसोसिएट हुआ है वो क्या हो गया, ऊपर। टाइमर वाले में देखो, टाइमर वाले में ये कितना था, 3, ये कहाँ चला गया, नीचे, और जितना एसोसिएट हुआ है वो क्या हो गया, ऊपर, अल्फा एसोसिएट हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा जरा देखो, ये कितना मोल लिया गया है, ये मोल, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, और कितना एसोसिएट हुआ है, अल्फा, तो कितना हो जाएगा, अल्फा बाई कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब तुझे किसका मान निकालना है, आई का। यहाँ पर मिटा दें, इसको मिटा देना, ये तो बस समझाने के लिए था, नहीं इसको क्या उतारना है, इसको तो मैं बताया था ना कि 100% एसोसिएशन होगा तो अल्फा बराबर कितना होगा, 1 होगा, चेक करने के लिए बताए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जगह है, देखो 1 माइनस कितना हो गया, अल्फा। अगर अब मुझे क्या निकलना है, आई का मान। अगर आई का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्या क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, अब प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा बटे एन, अब बटे कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आई का मान, अब एक को इधर लेकर आइए, एक को इधर लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा, अब बराबर इसको इधर लेकर कर दीजिए, अल्फा बाई एन माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा, अल्फा कॉमन ले लीजिए तो आई -1, अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटे एन माइनस क्या हो जाएगा, 1। अब तुझे अल्फा का मान चाहिए, किसका मान चाहिए तुझे, अल्फा का, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा आई, हो जाएगा यहाँ से आई -1, अब बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे एन माइनस क्या हो जाएगा, 1। ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन होता है जनरल किससे, क्या ये रिलेशन, आई -1 बटे 1 अपान एन -1 अल्फा। और आपको पता है कि अल्फा का मान किससे रखते हैं, फ्रैक्शन में रखते हैं, भिन्न के रूप में रखेंगे। अगर मान लीजिए 80% देता है तो कितना रखेंगे, 0.8, अगर 60% देता है तो 0.6, क्योंकि सवाल में परसेंटेज में देता है। अल्फा है क्या, अल्फा है क्या, कितना एसोसिएट हुआ, कितना एसोसिएट हुआ, या डिसोसिएशन केस में कितना डिसोसिएट हुआ, तो आपको बताएगा सवाल में कि 80% एसोसिएट हुआ है या 90% डिसोसिएट हुआ है। तो अगर 90% बोलेगा 0.9 रखेंगे, 80% बोलेगा तो 0.8 रखेंगे, चाहे वो एसोसिएशन का हो चाहे वो डिसोसिएशन का हो। क्या बात को समझ पा रहे हैं, ये रिलेशन। वैसे फार्मूला किसी काम का है नहीं, सवाल जब इस पर लगाएंगे तो उस तरीका दूसरा होगा, वो अप्रोच दूसरी होगी, हाँ, परंतु किताब में दिया इसलिए हम इसको जनरल केस के रूप में बता दिए हैं, सब लोग इसको रट कर बैठते हैं, लेकिन बनता उनता नहीं है इस पर जल्दी, है कि नहीं। अब सुनो, अब जरा हम अब फार्मूले को संशोधित करते हैं। कौन सा फार्मूला, किस फार्मूले को संशोधित करते हैं, जो वन हाफ गुणांक पढ़ने के बाद हम लोग इसके पहले 4 सीपी पे बात कर चुके हैं बहुत पहले, और जो 4 सीपी था, पहला कौन था सीपी, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्या था, क्वथनांक उन्नयन, और तीसरा, चौथा, अगर थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं पहले इसको समझाते हैं। पहला वाला फार्मूला पढ़ते हैं वन हाफ गुणांक का, लिखते हैं एक बार, पढ़ने के लिए तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। वन हाफ गुणांक का फार्मूला क्या पढ़े थे, आई बराबर संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या, बटे संगुणन या वियोजन के पहले, जब उसमें डाला नहीं गया है कि पहले कितना विलेय हम ले रहे हैं ना, विलेय की मोलों की संख्या। अब देखो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, और ये देखिए जो आई है, ये आई क्या देगा कि किसी विलयन में या किसी विलायक में विलेय को डालने के बाद कितना गुना विलेय बढ़ा है कि घटा है।
और हम एक चीज जानते हैं कि अगर विलायक में विलेय का जितना मोल अधिक होगा, जितना मोल अधिक होगा, Cp भी उतना गुना क्या होगा, अधिक होगा, या जितना गुना कम होगा विलेय उतने गुना क्या होगा, Cp भी कम होगा। तो हमको किसी तरह से बस क्या चाहिए, I, उसी के अनुपात में हम क्या निकाल लेंगे, Cp निकाल लेंगे, रियलिटी वाला। क्या बात समझ पा रहे हो? तो हमें I चाहिए, और I निकालने के लिए एक ये फार्मूला है, एक दूसरा भी फार्मूला है, उसको भी लिखते हैं। Cp बटे कैलकुलेटेड Cp, कैलकुलेटेड Cp, ये फार्मूला। इस फार्मूले को हिंदी में आप लिख सकते हैं क्या, कि I बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म या गुण बटे परिकलित, परिकलित अणुसंख्य गुण। ठीक है, दोनों बात एक ही है, बस हिंदी अंग्रेजी का अंतर है। अब सुनो, मतलब ये जो चीज है, ज्यादा काम करते हैं। क्या ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आया? इस फार्मूले को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया और ये फार्मूला बना है, समझ में आया? ये फार्मूला कहां से आ गया? जिसे लगने में लग रहा है कि चल अलग अलग, लेकिन दोनों एक ही, एकदम बिल्कुल सेम है। देखो कैसे, अगर एक चीज हम लोग जानते, एक बात बताना कि संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या कब ज्यादा होगी। अगर ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए कि किसी विलायक में विलेय की संगुणन या वियोजन के बाद, केस कोई भी हो, चाहे संगुणन का केस हो चाहे वियोजन का केस हो, मान लीजिए जब उसमें डाल चुके हैं, अब केस कोई भी हो, अब विलेय की मोलों की संख्या या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। एक बात बताना, विलेय की मोलों की संख्या मिलाने के बाद विलेय की मोलों की संख्या बढ़ रही है, बताओ Cp बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। या मिलाने के बाद अगर विलेय की मोलों की संख्या घट रही है तो बताइए Cp घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं ना, या ये तो इसी पर बात ही चल रही है, क्या लिख सकता हूं कि जो ऑब्जर्व Cp है, जो ऑब्जर्व Cp है, मतलब जो प्रेक्षित अणुसंख्य गुण है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या के, विलेय के मोलों की संख्या के, विलेय की मोलों की संख्या के, अगर मिलाने के बाद, विलायक में मिलाने के बाद विलेय की मोलों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, प्रेक्षित मान भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। या मिलाने के बाद विलेय की मोलों की संख्या जितनी कम होगी, प्रेक्षित मान भी उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से एक बात बताना, संगुणन या वियोजन के पहले जब डाले नहीं है, जब डाले ही नहीं है, उसमें विलेय की मोलों की संख्या क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम जब कैलकुलेट, ये जो कैलकुलेट से आएगा और क्या आएगा, रियलिटी देगा। तो मान लीजिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे हाथ में रहेगा, जो सामने डाटा है, उसी के अनुसार कैलकुलेट करेंगे, है ना, उसी के अनुसार कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जब उसमें डाले नहीं तो उसके पहले विलेय की मोलों की संख्या कितनी है, तो विलेय की मोलों की संख्या पहले जितनी ज्यादा होगी, हम जितना लिए हैं, विलेय की मोलों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, कैलकुलेटेड Cp भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, या परिकलित अणुसंख्य गुण उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मान लीजिए हम कम लिए ही हैं, जब डालने के पहले अगर विलेय की मोलों की संख्या जितनी कम रहेगी तो कैलकुलेटेड अणुसंख्य मतलब परिकलित अणुसंख्य गुण भी क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये है, मतलब जो कैलकुलेटेड Cp होगा, कैलकुलेटेड जो Cp होगा
अर्थात जो परिकलित अणुसंख्य गुण होगा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, संगुणन या वियोजन के पहले विलेय की मोलों की संख्या की, विलेय के मोलों की संख्या की। अगर हम जितना ज्यादा ले लेंगे विलेय की मोलों की संख्या जितनी ज्यादा लेंगे आपका कैलकुलेटेड सीपी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, या विलेय की मोलों की संख्या जितनी कम लेंगे तो आपका कैलकुलेटेड सीपी उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो इन दोनों का अनुपात जब बनाते थे तो आपको क्या मिलता था, आई। यही तो फार्मूला था आपका, जरा ध्यान से देखिए तो ये फार्मूला यही तो है कि संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पहले विलेय की मोलों की संख्या। आई मतलब आई क्या बता देगा, जब इसका इससे अनुपात लेंगे तो आई बता रहा है, जब इसका इससे अनुपात अगर ले रहे हैं तो क्या बता रहा है, आई। और आई का मतलब क्या होता था कि विलायक या विलयन में विलेय की मोलों की संख्या कितनी गुना बढ़ रही है या कितनी गुना घट रही है। ये जब मालूम चल जाता तो सीपी ओरिजिनल वाला मालूम चल जाएगा। अब सुनो, जब ये दोनों का अनुपात एक जैसा है, ये डिपेंड इस पर कर रहा है और ये डिपेंड इस पर कर रहा है, दोनों एक ही अनुपात में है, ये जितना बढ़ेगा उसी के अनुपात में ये भी बढ़ेगा, या जितना गुना ये घटेगा उसी के अनुपात में ये भी घटेगा। जब इसके रेशियो से आई मिल रहा है तो क्या इसके रेशियो से आई नहीं मिलेगा, क्या इसके भी रेशियो से क्या मिलेगा, आई। यही फार्मूला तो लिखा हूं, ये तो है। बात समझ पा रहे हैं? अरे ऐसे समझो ना, मान लो कि जरा एक एग्जांपल, इस फार्मूले को डाइजेस्ट करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज दैट NaCl का, ठीक है। हमने मान लो कि NaCl का एक मोल लिया, अब कोई सीपी निकालना, कोई भी सीपी में निकाला, सीपी में मान लीजिए मैं परासम दाब निकाला हूं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमने सारी कंडीशन लिया और जब यहां पर सोडियम क्लोराइड का एक मोल लेता हूं तो पहले वाली स्थिति में जब मैं एक मोल लेता हूं, एक मोल जब लिया क्या सोडियम क्लोराइड, तो मान लीजिए पाई का मान जो आता है, पाई का मान मान लीजिए 3 एटीएम आता है। कितना एटीएम, 3 एटीएम आता है। तो एक जरा बात बताना, तुम लोग जानते हो कि हम एक मोल लिए हैं, लेकिन रियलिटी में इतना तो अप्रोच अब हो ही गया होगा कि सर अभी एक मोल लिए, लेकिन जब बिलियन में जाएगा ना, जब विलायक में जाएगा तो कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। तो एक मोल का रियलिटी में कितना मोल बन जाएगा, 2 मोल, 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, जब 2 मोल हो जाएगा तो उस समय पाई का मान निकालेंगे तो बताओ कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना तो 3 गुना कितना हो गया, 6। कितना एटीएम आएगा, 6। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, कैलकुलेटेड सीपी है, सही है। और ये जो निकालेंगे किससे आएगा, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट से आएगा। ये ऑब्जर्व सीपी एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आएगा। तो बताओ रियलिटी कौन सी हो, सत्य कौन सा होता है, ये और क्या होता है, गलत होता है। तो आखिर में अगर हमको एक बात बताइए, अगर NaCl का जब हम आई का मान निकालते थे, अब मान लीजिए कि किस कौन सा है 100% डिसोसिएशन का है, तो जब आई का मान निकालते थे कितना आता था, 2/1। आई बराबर कितना था, 2। आई बराबर 2 का मीनिंग वही हो गया कि विलायक में डालने के बाद विलेय जो था NaCl वो कितना गुना अधिक हो गया है, 2 गुना अधिक हो गया है। ठीक है, इसको ऐसे निकालते थे। कैसे निकाला जाता था, मान लीजिए कि NaCl है, इसको मान लीजिए जब डाले सॉल्वेंट में तो 1 मोल Na प्लस बना और 1 मोल Cl बना। तो 1 मोल लिया गया था, 1 मोल ये बन गया, 1 मोल ये बन गया। इस स्थिति में आई का मान निकालते तो फार्मूला क्या था, संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या। तो संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या कितनी होगी, 2। आप पहले कितना लिए थे, 1। आई बराबर कितना हो गया, 2। ये फार्मूला दे रहा था, बोल सही है। जब ये 2 गुना हो जा रहा है आई का मान, और आई का मान इस फार्मूले के अलावा मैं इस फार्मूले से निकालना चाहता हूं। अब मान लो मुझको किसी तरह से ये पता चल गया कि जो ऑब्जर्व सीपी है वो 6 एटीएम है और कैलकुलेटेड कितना है, 3 एटीएम आ रहा है। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब कैलकुलेट कर रहे हैं 1 मोल पर तो 3 एटीएम आ रहा है। जब उसको एक्सपेरिमेंट करें तो कितना एटीएम आ रहा है, 6 एटीएम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विलेय की मोलों की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई। कितना गुना बढ़ा है, 2 गुना। अगर 2 गुना बढ़ा है विलेय की मोलों की संख्या तो इसलिए सीपी भी कितना गुना बढ़ गया है, 2 गुना, 3 गुना के 6। तो अब ये तो आई का मान इस फार्मूले से मिल रहा है, वही आई का मान इस फार्मूले से भी मिल जाएगा। कैसे, जरा देखो। अगर मैं काम कर दूं यहीं पर, मान लीजिए मैं त्रिभुज बना दी। अब सुनो,
आई का मान अगर मुझे निकालना है तो अभी आई का फार्मूला बताएं कि ऑब्जर्व और सीपी, क्या बताएं ऑब्जर्व और सीपी, तो बताओ ऑब्जर्व सीपी कौन सा आया, कितना आया है 6 एटीएम, 2 मोल हो गया ना। ये जब विलायक में डालने की बात की कहानी है ना, विलायक में डालने के बाद और मान लीजिए कि ये 100% डिसोसिएशन, तो 1 मोल का कितना बना होगा 2 मोल। क्लियर। अब सुनो, अब मान लो कि आई का मान हम यहां से नहीं बल्कि यहां से निकालना चाहते हैं, और मान लो हमने कैलकुलेट किया, क्या किया कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट वैल्यू मुझे पता है, एक्सपेरिमेंट करके देखे वो भी पता है, हमने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेटेड वैल्यू 3 एटीएम आ रहा था। कितना गया रियलिटी में 6 एटीएम, 3 एक कम 3 3 गुना के कितना हो गया 6, आई बराबर कितना हो गया 2। तो ये भी फार्मूला आई दे रहा है और ये फार्मूला भी आई दे रहा है, वैसे दोनों एक ही फार्मूला है, बट देखने का नजरिया क्या है अलग अलग, क्योंकि इसी के रेशियो में ये भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है और घट रहा है, और इसी के रेशियो में ये भी बढ़ रहा है और घट रहा है। तो अगर इन दोनों के रेशियो से आई मिल रहा है, क्या इन दोनों के रेशियो से आई नहीं मिलेगा, देखो मिल रहा है, ऐसे करके बात समझ पाए। ये चीज है, मतलब जो हम कैलकुलेट करते हैं वो नीचे और जो एक्सपेरिमेंट है वो ऊपर, जो एक्सपेरिमेंट वाला होता है यही सत्य है, यही सत्य है, ठीक है, यही रियल है, यही सत्य है, हमेशा इसी को बताना होता है हमें, चाहे कोई भी हो, कोई भी विलेय हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे संगुणन का केस हो चाहे वियोजन का केस हो, हमको बस प्रेक्षित वाला ही चाहिए, क्योंकि यही रियलिटी है। बात समझ पाए। तो एक बात बताना, अब फार्मूले को करते हैं संशोधित, अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है, हमको सीपी, अब देखो ध्यान से, मुझे सीपी निकालना, हमको सीपी निकालना है ना, और सीपी कौन सा चाहिए, झूठा चाहिए कि असली वाला चाहिए, सत्य वाला चाहिए, रियलिटी वाला चाहिए, तो मुझे चाहिए सीपी। तो आपको सीपी कितना पढ़ाया गया है 4। सबसे पहला फार्मूला क्या था बताइएगा हमें, वाष्प दाब, वाष्प में अपेक्षिक अवनमन, इसका फार्मूला क्या था जरा बताइए, फार्मूला क्या था बताइए, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बटी पी नॉट ऑफ ए बराबर एक्स ऑफ, पहला फार्मूला। दूसरा क्या था, क्वथनांक उन्नयन, इसका फार्मूला था डेल्टा टीबी बराबर के ऑफ बी इंटू मोलालिटी। तीसरा फार्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ बराबर के ऑफ एफ इंटू मोलालिटी। चौथा फार्मूला क्या था, एम आर टी, या कभी कभी सी आर टी भी लिख देते हैं, सी का मतलब कंसंट्रेशन से मोलारिटी होती है, ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई है ना, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा एम आर टी। अब एक बात बताना, चाहिए वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो, चाहिए क्या हो आपका क्वथनांक उन्नयन हो, चाहे हिमांक अवनमन हो, चाहे परासरण दाब हो, ये तो वास्तव में है क्या, ये सभी क्या है सीपी है, क्या है सीपी है, और सीपी दो तरह से निकाला जा सकता है, एक तो एक्सपेरिमेंट से, दूसरा कैलकुलेट करके, एक तो एक्सपेरिमेंट से दूसरा कैलकुलेट करके। तो तुझे कौन ज्यादा पसंद है, एक्सपेरिमेंट वाला कि कैलकुलेट करने वाला, एक्सपेरिमेंट वाला, क्योंकि दिक्कत ये है सर कि कैलकुलेट करके निकालेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा पुल्टा, हो सकता है कि संगुणन वियोजन का केस होगा तो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो गलत आ सकता है, परंतु एक्सपेरिमेंट कभी गलत नहीं होता है। तो हम मानकर चलते हैं कि हमको रियल वैल्यू चाहिए, जो ये तीनों है 1 2 3 4, ये जो चारों हैं इनको हम, ये जो सीपी हैं इनको हमको रियल चाहिए, एकदम सत्य में इसका मान मिल जाए, एकदम सही मान मिल जाए। तो सही मान के लिए काम कर लो, ऊपर भी सीपी है नीचे भी सीपी है, तो सीपी ना, लेकिन हमको चाहिए कौन सा, ये सीपी, ठीक है ना। तो एक काम करो, अगर हम परिकलित, देखिए कैलकुलेटेड सीपी को अगर आई से मल्टीप्लाई कर दे, जरा ध्यान देना, मैथ है सिंपल सा, अगर कैलकुलेटेड सीपी को अगर आई से मल्टीप्लाई कर दें, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कौन सा सीपी मिल जाएगा, ऑब्जर्व वाला, समझ पा रहे हो तुम लोग। तो हम ये पहले हम कैलकुलेट करके इसी फार्मूले को निकाल रहे थे, है कि नहीं है। तो अगर एक काम करो कि फार्मूला तो सबके लिए सेम है, चाहे कैलकुलेटेड हो, देखो ध्यान से, चाहे कैलकुलेटेड सीपी हो चाहे ऑब्जर्व सीपी हो, फार्मूला तो दोनों के लिए सेम होगा। हमको चाहिए सर ये मेन वाला, अब मेन वाला कब बनेगा, मेन वाला कब मिलेगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो अब इस कैलकुलेटेड सीपी का जो फार्मूला था, जो कैलकुलेटेड, अरे भाई इससे पहले हम लोग कैलकुलेटेड तो कर रहे थे, तो ये कैलकुलेटेड सीपी का जो फार्मूला था इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई से, तो आपका कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, रियलिटी वाला ऑब्जर्व वैल्यू मिलेगा। क्या बात समझ पा रहे हो, इसीलिए अब ये मॉडिफाई होने जा रहा है, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से। बात समझ पाए, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई, आई से। अब ये फार्मूला नया बन गया। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, इलेक्ट्रोलाइट
कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे संगुणन वाला केस हो, चाहे वियोजन वाला हो, चाहे कोई इलेक्ट्रोलाइट है ये नहीं है, मान लीजिए कोई वैद्युत अनपघट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सबके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, काम में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ग्लूकोज ले लेते हैं C6H12O6, मान लीजिए सॉल्वेंट में डालने के बाद मान लीजिए इसको हमने लिया 1 मोल, कितना लिया 1 मोल, 1 मोल लिए हैं, सॉल्वेंट में डालने के बाद वो कितना रहेगा C6H12O6 कितना रहेगा बताओ, 1 मोल ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये विलायक में जाने के बाद ना ही डिसोसिएट होता और ना ही एसोसिएट होता है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में आता है। तो ये जो है कि 1 मोल लिए थे और 1 मोल बाद में भी है, तो अगर ये इस केस में आई का मान निकालेंगे तो संगुणन या वियोजन के बाद भी वो कितना है 1 है, अब पहले भी कितना है 1, इस केस में आई बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आई की जगह क्या रखेंगे 1, तो फार्मूला वही रहा। समझ पाए? अगर यही पर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर हमने NaCl ले लिया और मान लेते हैं कि 100% का डिसोसिएशन है, तो इन्हें 1 मोल इसको लेते हैं, अब बाद में कितना मोल हो जाएगा 2, तो आई का मान इस केस में निकालेंगे कितना आएगा 2, तब यहाँ पर आई का मान कितना रख लेंगे 2, क्योंकि जो एक कॉलिगेट ये जो Cp है, जो Cp आई क्या बता रहा है कि विलायक में विलय की मोलों की संख्या कितना गुना बढ़ा है, कितना बढ़ा है 2 गुना, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Cp भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये जितना गुना होगा उतना ही गुना क्या होता है Cp, ये जितना गुना कम होगा उतना ही गुना क्या कम होगा Cp, तो आई से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या अब समझ में आया कि वन हाफ गुणांक कैसे इस चीज से बचा रहा है? इलेक्ट्रोलाइट चाहे संगुणन का हो चाहे वियोजन का कोई केस हो, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? तो ये फार्मूला क्या हो गया संशोधित। अब असली फार्मूला यही है, Cp का जो रियल फार्मूला होता है यही होता है, सबके लिए अप्लाई होगा, चाहे इलेक्ट्रोलाइट के लिए चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। परंतु हमने पहले सवाल जितने भी लगवाया आई का नाम तक नहीं लिया। रीजन इसका यह था क्योंकि हम जितने भी सवाल कराए थे उसमें एक भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, सब क्या थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी नाम सुने होंगे ना, इसमें चारों फार्मूले पर कोई भी सवाल लगाए होंगे ऐसे उसमें ऐसा कोई विलय नहीं होगा जो क्या रहा होगा इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा, सब क्या था नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मामला फंस गया जब आ गया इलेक्ट्रोलाइट, तब इसकी जरूरत थी। तो पूरी प्रॉब्लम को डिटेल्स में समझाए हैं और फिर इस फार्मूले को बताए हैं। ये फार्मूले में हम पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो सत्य वैल्यू है उसका मान निकालने के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, तो यहाँ पर ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू थी। फार्मूला दोनों का सेम होगा तो आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा रियल आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? अब इस पर सवाल कर सकते हैं, तो इसको उतारिए। फिर आपको एक टॉपिक और बचा हुआ क्या, असामान्य मोलर द्रव्यमान, उसको समझाते हैं। फिर वहां से एक नया फार्मूला मिलेगा, उसके बाद ये 3 फार्मूले मिलेंगे, वन हाफ गुणांक के 3 फार्मूले, 3 फार्मूलों को एक जगह लिखेंगे। फिर बारी आएगी सवाल करने की, फटाक से उतारिए। बचा हुआ अबनॉर्मल मोलर मास, अबनॉर्मल मोलर मास। अब ये क्या होगा, इसको बोल सकते हैं कि असामान्य मोलर या आणविक द्रव्यमान बोलते हैं ना, मोलर या आणविक द्रव्यमान। चलिए मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान, अब नॉर्मल मोलर मास। अब ये क्या होता है जरा ध्यान समझो। अब इसमें इसको समझाने के लिए हम अच्छा अब नॉर्मल मोलर मास संबंधित किससे है, वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन से संबंधित है। सो सिंपल। जैसे मान लो हम केस ले लेते हैं एसोसिएशन का, एसोसिएशन का मतलब संगुणन वाला, ठीक है ना। विलयन या विलायक में डालने के बाद क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या घटेगी बढ़ेगी? क्या बोला सुने तुम लोग, क्या बता? हाँ घटेगी या बढ़ेगी, बताओ घटेगी बढ़ेगी? घट जाएगी। तो मान लो एसोसिएशन का केस ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल लिया गया था क्या CH3COOH, ठीक, कितना मोल 2 मोल। अच्छा इसको डालते हैं किसमें सर, बेंजीन था ना, बेंजीन में, तो CH3COOH का क्या बन जाता था, डाइमर बन जाता था, ठीक है, 1 मोल हो जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, अगर मान लो कि ये जो चीज था ये भी वियोजन या संगुणन, ऐसा भी एसोसिएशन का केस है, तो ये जो है इस संगुणन के पहले की कहानी है। संगुणन के पहले, अगर संगुणन के पहले अगर हम लोग एसिटिक एसिड का, ये कौन है एसिटिक एसिड,
अगर एसिटिक एसिड का अगर मोलर मास निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, तो मोलर मास निकालना आपको आता है। सो सिंपल, CH3COOH कितना होगा बताओ तो? कार्बन 12 12 3 15 15 और 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 16 16 32 प्लस कितना हो गया 1 32 1 33 33 2 35 35 10 40 40 3 43 43 2 45 45 और 55 हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, 12 है 3 है, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 16 16 32 हो गया और 1 33 हो गया। तो 32 1 33 33 2 35 35 35 10 45 अब 45 5 50 10 60 कितना हो गया 60। तो मान लीजिए एसिटिक एसिड का जो मोलर मास आ रहा है, एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना है सर? 60 है। सो सिंपल। परंतु आप लोग जानते हैं कि जब इसे हम बेंजीन के सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये क्या बनाता है सर? ये डाइमर बनाता है। दो अणु आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जब उसका उठाएंगे तो सब एक ही साथ आएगा, है ना? तब उसका मोलर मास निकालेंगे। तो भैया जो ये सीपी है, सीपी को इससे तो मतलब ही नहीं था ना कि कौन आ रहा है, बस उसको गिनना आता है ना, बस गिनना आता है कि कितना में विलायक में कितना पार्टिकल्स है, कितना पार्टिकल्स है। तो ई डाला था 2 मोल, तो हम कैलकुलेट करेंगे 2 मोल पर, परंतु अंदर जाने के बाद बिहेवियर बदल गया। कितना मोल बन गया? 1 मोल। 1 मोल दूसरे मोल एसिटिक एसिड से जुड़ करके कितना बना लिया? 1 मोल। 2 मोल से 1 मोल हो गया। अब एक बात बताना, तो अब ये सीपी वाला जो है वो रियलिटी देखेगा कि भाई कितना है। तो हमारे साथ धोखा कि हमने डाला 2, अंदर जाकर 1 हो गया। तो रियलिटी यहां पर ये थी कि 1 पर काम करेगा, तो यहां पर सीपी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सीपी का मान क्या होगा? कम होगा। क्यों कम हुआ है? क्योंकि एसोसिएशन के केस में ये 60 था, अब ये दोनों जुड़ करके एक मॉलिक्यूल्स बना लिया, बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बना लिया, एक तरह से पॉलीमर बना लिया। तो देखा जाए तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि इस यहां पर एक यहां पर अणु का या एक कंपाउंड का मोलर मास कितना है? 60 है। और जब ये दोनों जुड़ करके बड़ा सा अणु बनाएंगे तो 60 के यहां पर कितना हो जाएगा? 120। समझ में नहीं आया? मतलब विलायक में सीपी को एक्सपेरिमेंट से जब निकालेंगे तो एक्सपेरिमेंट से सीपी कैसा दिखेगा? जब एक्सपेरिमेंट से सीपी निकालेंगे तो एक्सपेरिमेंट चीज को ऑब्जर्व करके निकालेंगे, तो प्रेक्षित करके निकालेंगे, तो उसको 120 दिखाई देगा मोलर मास। और आपको पता है कि सीपी मोलर मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि चारों फार्मूले पर लगाए हैं ना, चारों सीपी लगाए हैं, सब पर सवाल लगाए हैं, किसी पर 5 से कम नहीं लगाए होंगे, 3-4 तो लगा ही दिए होंगे। तो उससे कभी कभी सवाल लगाया जाता था, मोलर मास आता था, मोलर मास निकालते थे उसको, है ना? मोलर मास निकालते थे। तो एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, हम निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो हम किस पर रखेंगे? 60 पर। हमको 60 दिखाई दे रहा है, परंतु अंदर खेल बिगड़ चुका है। अब एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे तो एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे, उसको कितना दिखाई देगा? 120 दिखाई देगा। हम किए 60 पर, ये किया 120 पर, जो कि ये सत्य है और हम गलत हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाली वैल्यू हमेशा सत्य होती है। तो रियलिटी में था क्या? देखो सुनो, हम लोग अगर वास्तव में होता क्या है, एसिटिक अम्ल का होता कितना है? 60। यहां पर विलायक में डालने के बाद कितना हो गया? 120। तो ये जो 60 है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास, बात समझ पाए? नॉर्मल मोलर मास। आइए जो 120 आया है ये खेल बिगड़ चुका, इसको बोलेंगे अब नॉर्मल मोलर मास। क्या बात समझ पाए? ये नॉर्मल और अब नॉर्मल हो गया। ये किसका केस लिए थे? एसोसिएशन का। ये काम किसके साथ हो सकता है? डिसोसिएशन के केस में। कोई बात नहीं। यहां पर देखो समझ में आया कि नहीं आया? क्या अब बताओ तुम लोग कि नॉर्मल मोलर मास और अब नॉर्मल मोलर मास समझ में आया क्या? नॉर्मल का मतलब जो हकीकत था, जैसे हमारे CH3COOH जो लिए थे, रियलिटी में हम निकालना जानते हैं किसी का मोलर मास होता कितना है सर? 60 निकाले भी हैं, परंतु जब उसमें विलायक में डाले तो ये केस एसोसिएशन का है। और कितना आ गया सर? 120 आ गया। अगर 120 आ गया तो इसका मोलर मास क्या हो गया? बढ़ गया। अब सुनो, अब एक काम करो, एक फार्मूला फिर बताने जा रहे हैं। क्या इस सिचुएशन से 60 से 120 हो गया, क्या यहां से भी आई का मान निकल सकता है? अभी एक बात बताओ, मान लो कि 100% एसोसिएशन है, ध्यान देना यहां पर थोड़ा फ्लिप है। यहां पर मान लो कि 100% एसोसिएशन है, और 100% एसोसिएशन के केस में अगर मान लो कि मैं आई का मान निकालता हूं, तो बताइए 2 मोल का कितना बन रहा है? 1 मोल। 2 मोल का 1 मोल। तो एक बात बताओ, 1 मोल का कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो आई का मान यहां पर इस केस में कितना आ जाता है? 1/2 से 1 बन रहा है। तो
एक ऊपर हो जाएगा 2 नीचे, आई का मान कितना आ गया 1/2। अब सुनो, जो ये 1/2 है, क्या यहां से भी तो आ सकता है 60 और 120 से? क्या करेंगे कि 1/2 आ जाए? क्या करें कि 1/2 आ जाए, जरा बताओ तो। क्योंकि मुझे आई का मान चाहिए 1/2 किसी तरह से सर, तो मैं काम करूं, मैं 120 को ऊपर रख दूं, नहीं 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 नहीं, 60 को ऊपर रख दूं और 120 को नीचे, 60 एक कम 60, 60 दूना के 120, तो आई बराबर कितना आ गया 1/2। ऐसे भी तो 1/2 आ रहा है सर, बात समझ पा रहे हो? तो अच्छा 60 क्या था, 60 क्या था जरा ये बताओ तो। 60 मोलर मास था ना, ये मोलर मास, या इसको सामान्य मोलर मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से यही था। इसको हम जनरल मोलर मास भी बोल सकते हैं, सामान्य मोलर द्रव्यमान। तो ये 60 ऊपर है, मतलब ये जो 60 है क्या है, जनरल मोलर मास है, और 120 क्या है नीचे, तो मतलब ये कौन है, असामान्य। तो आई का यहां पर एक और फार्मूला मिल सकता है कि आई बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या, सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान, हाँ, बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। बात समझ पाए? ये नया फार्मूला, कितने फार्मूले हो गए सर, 3 फार्मूला बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी निकाल दिए, परंतु इसको ये सही है। अगर मान लो मैं डिसोसिएशन का केस लेता हूं, मान लो डिसोसिएशन का केस लेता हूं, डिसोसिएशन का केस ले लो। डिसोसिएशन कैसे, मान लीजिए कि NaCl ले लेते हैं, और मान लीजिए 100% डिसोसिएशन है, 100% डिसोसिएशन है, तो कितना मोल बनेगा, Na+ और Cl-। अब बताओ इसका अगर निकालोगे, मान लो इसका अगर 1 मोल लेते हैं, तो इसका भी 1 मोल बनता है, और इसका भी कितना बनता है, 1 मोल बनता है। अब एक बात बताना, अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो ये भी 1 मोल, ये भी 1, क्यों, डिसोसिएशन का केस है, 2 मोल बन गया। अगर इस केस में बच्चों, अगर हम आई का मान निकालें, इस केस में अगर हम आई का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा 1, मतलब आई बराबर कितना हो जाएगा 2। अब सुनो, अभी इसका NaCl का मोलर मास भी बताएगा कितना होता है मोलर मास। अगर इसका हम जनरल सामान्य मोलर द्रव्यमान निकालें, सामान्य मोलर द्रव्यमान निकालें तो कितना होगा बताओ। अरे बताओ सर, 23 होता है, इसका क्लोरीन का 35.5 होता है, 58.5 हो जाएगा, कितना होगा 58.5। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ठीक है, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ठीक है ना, तो जोड़ेंगे तो हो तो जाएगा 58.5। अब सुनो, अब एक बात बताओ कि अगर ये NaCl ब्रेक हुआ Na+ और Cl- में, तो इसका एवरेज ले लेते हैं, इसका क्या ले लेंगे, एवरेज। अब इसका 2 हिस्सा हो जाएगा, पहले था सामान्य मोलर द्रव्यमान 58.5, इस पूरे मॉलिक्यूल्स का कितना था 58.5। अब जब दोनों जब अलग हो गया तो आधा आधे में बढ़ जाएगा, आधा ये लगे आधा वो ले गया, तो ये जो सामान्य था ये 2 हिस्से में बटेगा एवरेज रूप से। तो इसका जब ले लेंगे तो जो असामान्य मोलर द्रव्यमान आएगा, तो 2 हिस्सों में बटेगा, कितना आएगा 58.5 का आधा कितना होगा, 58 का आधा कितना होता है सर 29, 29 गुना के 58, 29 गुना के 58। अब 5 को तोड़ना है, 0.5 को तोड़ना है 0.25, चलिए ठीक है, हो जाएगा यहाँ से 29.25, इसका 29.25, बोलो सही है। तो ये जो 29.25 आ गया, ये क्या आएगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान कितना 29.25। कोई दिक्कत वाली बात, ये हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, अब इस केस में मुझे आई का मान निकालना है, ठीक है, और आई का मान हम हकीकत में जानते हैं कि पहले वाले फार्मूले से कितना आएगा 2। बताओ 2 कैसे आएगा, 2 कैसे आएगा, अगर हम इसमें इसका भाग दे दें आ जाएगा ना, मतलब ये कौन सा है, सामान्य मोलर द्रव्यमान। तो यहां पर लिखेंगे सामान्य मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, अब बटे क्या हो जाएगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब देखो आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना था 58.5, और असामान्य कितना हो गया 29.5, काट देंगे कितनी बार में कटेगा 2 बार में, आई बराबर कितना हो गया 2, 2 एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 58.5, ये हो जाएगा 29.25, काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, तो आई बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2। तो इसमें देखा जाए तो आई निकालने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। एक कौन सा आई, पहला वाला कौन सा फार्मूला था, आई बराबर संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या। दूसरा क्या था,
दूसरा क्या था, आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटे परिकलित अणुसंख्य गुण, और तीसरा क्या मिल गया, आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। लॉजिकली निकला कि नहीं निकला? इसको चाहोगे तो प्रूव भी कर सकते हो कि सर ये ऐसे बता दिए जो है कि मतलब लॉजिक लगा, चाहेंगे इसको प्रूव कर भी कर सकते हैं कि आई बराबर इसी फॉर्म, कहां गया फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, इसको चाहेंगे तो प्रूव भी कर सकते हैं। तो पहले इसको फटाक से नोट करिए, तो इसको जितना जल्दी हो। अणुसंख्य गुणधर्म के कितने फार्मूले मिले? 3 फार्मूले हैं, ठीक है, तीनों फार्मूले हुए एक साथ पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहला फार्मूला क्या है, आई बराबर संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या और इधर संगुणन या वियोजन के पहले विलेय की मोलों की संख्या। ठीक है, तो एक फार्मूला तो ये हो गया, सबसे पहले यही पढ़े थे, ठीक है ना। और ये फार्मूला हमको ये बताएगा कि किसी विलयन में आई का मतलब क्या होता है कि किसी विलयन या विलायक में विलेय को डालने के बाद इसके कणों की संख्या कितना गुना बढ़ा है और कितना गुना घटा है, उसी के अनुसार सीपी घटेगा और बढ़ेगा। आई ये मिल जाएगा, और आई की जरूरत भी थी क्योंकि अगर रियल में सीपी चाहिए तो हमें कैलकुलेटेड सीपी में किसका मल्टीप्लाई करना होता है, आई का, तो आई का मान मिलेगा, यहां से भी मिल जाएगा। दूसरा आई का मान कहां से मिल जाएगा, आई बराबर क्या था, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटे परिकलित अणुसंख्या गुण। ये दूसरा हो गया आई का मान, मतलब दूसरा फार्मूला। तीसरा क्या हो गया, आई बराबर क्या, सामान्य क्या असामान्य, सामान्य मोलर द्रव्यमान, हाँ द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। और ये हम समझा चुके हैं कि चाहे कोई भी फार्मूला हो, सबसे आई का, सभी से, इससे चाहे इससे चाहे इससे, तीनों से आई का मान एक जैसा आ रहा है, तो तीनों एक जैसे फार्मूले हो गए। ये भी बता चुके, ये भी बता चुके, और इसको भी समझा चुके हैं कि आई का मान कैसे आया। हाँ, इसको भी प्रूव कर सकते हैं, रिलेशन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये तीसरा वाला फार्मूला कैसे आया है, ठीक है ना। तो एक चीज पढ़े थे कि हम लोग पढ़े थे कि प्रेक्षित, क्या पढ़े थे, प्रेक्षित जो अणुसंख्य होता है, प्रेक्षित जो अणुसंख्य होता है, अणुसंख्या गुण, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, संगुणन या वियोजन के बाद विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो एक बात बताना, हम अगर निकालना चाहें प्रेक्षित अणुसंख्य गुण निकालना चाहें तो संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोल, तो विलेय के मोल अगर निकालेंगे, संगुणन हो चाहे वियोजन हो, विलेय के मोल निकालेंगे, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, सही है ना, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो ठीक है, द्रव्यमान बटे, अच्छा ये जो ये प्रेक्षित अणुसंख्या गुण होगा, यहाँ पर ये जो द्रव्यमान रखेंगे, विलेय का मोलर द्रव्यमान रखेंगे, ये सामान्य वाला होगा कि असामान्य वाला होगा, असामान्य, क्या लिखेंगे, असामान्य, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से अगर हम परिकलित वाला निकालेंगे, परिकलित अणुसंख्या गुण, अणुसंख्या गुण, ये भी प्रोपोर्शनल होगा क्या, संगुणन या वियोजन के बाद विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। फिर वही कहानी,
विलेय की मोलों की संख्या कैसे मिलेगा? द्रव्यमान बटे सामान्य हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, समीकरण नंबर 2। एक दूसरे, हाँ ये अच्छा प्रश्न है। तो परिकलित वाला हमेशा सामान्य ही रखेंगे ना, जब हम जो कैलकुलेट करेंगे उसमें जो सामने दिखेगा उसी के अनुसार करेंगे। आज जो प्रेक्षित वाला होगा, एक्सपेरिमेंट वाला, वो रियलिटी देखेगा, उस संगुणन या वियोजन के बाद देखिएगा कितना मोल है, तो जुड़ेगा तो टूटेगा, जुड़ेगा तो द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, जुड़ेगा तो अधिक हो जाएगा और टूटेगा तो कम हो जाएगा, तो उसको वो चीज दिखाई देगा और हमको रियलिटी परिकलित वाला दिखाई देगा। तो ये सामान्य हो गया, क्या हो गया? मतलब ऐसे समझो कि एक्सपेरिमेंट वाला क्या होगा? असामान्य होगा, और जो परिकलित वाला होगा वो क्या होगा? सामान्य होगा। बोलो समझ में आया? तो ये अब दोनों का रेशियो बना लीजिए। अब रेशियो बनाएंगे, किस हिसाब से बनाएंगे रेशियो? हमको फार्मूला क्या होता है? प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटे परिकलित अणुसंख्य गुण। तो इसमें प्रेक्षित वाले में किसका भाग दे दें? इसका भाग दे दें। तो समीकरण नंबर 1 में भाग दिया जाए किसका? दूसरे का। अगर भाग दे देंगे तो हो जाएगा ऊपर क्या? प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, प्रेक्षित अणुसंख्या गुण बटे परिकलित अणुसंख्य गुण। ये किसके बराबर होगा? देखो, द्रव्यमान बटे सामान्य असामान्य ना, असामान्य मोलर द्रव्यमान के, पूरे का बटे क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे सामान्य मोलर द्रव्यमान। बोलो सही, द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया, सामान्य वाला कहाँ चला गया? ऊपर। हो जाएगा क्या? सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्लियर हो गया? इसी को प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटे परिकलित अणुसंख्य गुण को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? आई। तो यही फार्मूला है ना, तो ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको अभी 3 फार्मूले आपको डाइजेस्ट करने हैं। कितने फार्मूले? 3 फार्मूले डाइजेस्ट करने हैं आई का मान निकालने के लिए। चाहे ये पता चल जाए तो आई निकाल लेंगे, ये पता चल जाए तो अब आई निकाल लेंगे, या इसमें अगर कोई चीज पता है तो इससे आई निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो 3 तरह से आई मिल रहा है। अब बारी आएगी क्या? सवाल लगेंगे कैसे। ठीक है ना? अब सवाल लगाएंगे छोटे से लेकर बड़े तक। ठीक।